नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निबंध और निबंध के आवश्यक तत्व और निबंध की जो शैलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने अध्ययन किया था निबंध, निबंध की व्युत्पत्ति और निबंध की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। और इस वीडियो हम पढ़ेंगे निबंध के प्रमुख आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और निबंध की प्रमुख शैलियाँ। यह वीडियो BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और विश्वविद्यालय की परीक्षा में इससे संबंधित निबंध का साहित्य की विकास यात्रा, निबंध के प्रमुख आवश्यकता तो उनकी शैलियाँ, इसको लेकर एक बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यह वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे और अध्ययन करेंगे। निबंध के प्रमुख आवश्यक तत्व। प्राचीन काल से आज तक साहित्य विधाओं में अनेक बदलाव आए। साधारणतः निबंध में निम्नलिखित तत्वों का होना अनिवार्य माना गया है। उपयुक्त विषय का चुनाव। निबंध के प्रमुख आवश्यक तत्वों में निबंध के प्रमुख जो आवश्यक तत्व हैं उनमें पहला आवश्यक तत्व है उपयुक्त विषय का चुनाव। लेखक जिस विषय पर निबंध लिखना चाहता है उसे सबसे पहले उपयुक्त विषय का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए उसे पर्याप्त सोच विचार करना चाहिए। निबंध का विषय सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक, वस्तु, प्रकृति वर्णन, चरित्र, संस्मरण, भाव, घटना आदि में से किसी भी विषय पर हो सकता है, किंतु विषय ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लेखक अपना निश्चित पक्ष व दृष्टिकोण भलीभांति व्यक्त कर सके। दूसरा प्रमुख आवश्यक तत्व है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति दिखनी चाहिए। मोंटेन ने निबंधों पर निजी चर्चा करते हुए लिखा है, ये मेरी भावनाएं हैं, इनके द्वारा मैं स्वयं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यानी मोंटेन ने कहा था कि निबंध ये मेरी भावनाएं हैं और मैं इन भावनाओं के माध्यम से स्वयं को यानी अपने आप को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विचारकों ने निबंध लेखन के व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार किया है। निबंध लेखक की आत्मीयता और व्यक्तित्व के कारण ही विषय के संबंध में निबंधकार के विचारों, भावों और अनुभूति के आधार पर पाठक उनके साथ संबंध कर पाता है। इस प्रकार निबंधकार के व्यक्तित्व को निबंध का केंद्रीय गुण कहा जाता है। इसलिए निबंध का एक आवश्यक तत्व यह है कि निबंध में निबंधकार का व्यक्तित्व झलकना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं भी उसमें झलकनी चाहिए। एक सूत्रता। निबंध बंधी हुई एक कलात्मक रचना है, इसमें विषयांतर की संभावना नहीं होती। इसलिए निबंध के लिए आवश्यक है कि निबंधकार अपने विचारों को एक सूत्रता के गुण से संबंध करके प्रस्तुत करता है। निबंध के विषय के मुख्य भाव या विचार पर अपनी दृष्टि डालते हुए निबंधकार तथ्यों को उसके तर्क के रूप में प्रस्तुत करता है। इन तर्कों को प्रस्तुत करते हुए निबंधकार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि तथ्यों और तर्कों के बीच अनमिति क्रम बना रहे। कई निबंधकार निबंध लिखते समय अपने भाव तरंगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, ऐसे में वह विषय अलग हो जाता है। वस्तुतः लेखक का कर्तव्य है कि वह विषयांतर न हो। अगर विषयांतर हो भी गया तो उसे इधर उधर विचरण कर पुनः अपने विषय पर ही आना पड़ेगा। निबंधकार को अपने अभिप्रेत का अंत तक बनाए रखना चाहिए। यानी निबंध एक सूत्रता में बंधा होना चाहिए, यानी विशेष रूप से अपने भावों और विचारों से बंधा होना चाहिए। निबंधकार को चाहिए कि वह अपने विषय से इधर उधर न भटके। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर विचरण कर भी लेता है तो अंततः उसे विषय के ऊपर ही आना चाहिए। इसलिए एक सूत्रता यह निबंध की आवश्यक तत्वों में प्रमुख है। मर्यादित आकार, यानी निबंध का आकार भी निश्चित होना चाहिए। निबंध आकार की दृष्टि से छोटी रचना है। इस संदर्भ में हार्वर्ड रीड ने कहा था कि निबंध 3500 से
5,000 शब्दों तक सीमित किया जाना चाहिए। वास्तव में निबंध के आकार के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है। निबंध विषय के अनुरूप सटीक तर्कों द्वारा लिखा जाता है। लेखक अपने विचार भावावेश के क्षणों में व्यक्त करता है। ऐसे में वह उसके आकार के विषय में सोचकर नहीं चलता। आवेश के क्षण बहुत थोड़ी अवधि के लिए होते हैं, इसलिए निश्चित रूप से निबंध का आकार स्वतः ही लघु हो जाता है। इसमें आवश्यक सूचनाओं का कोई स्थान नहीं मिलता। यानी भावावेश जो भावनात्मक निबंध है उनका आकार छोटा होता है। स्वतः पूर्णता निबंध का एक गुण या विशेषता है कि वह अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। निबंधकार का दायित्व पाठकों को निबंध के चुने हुए विषय की समस्त जानकारी देना है। यही कारण है कि उसे विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों पर पूर्णतः विचार करना चाहिए। निबंध से संबंधित कोई ज्ञान अधूरा नहीं रहना चाहिए। जिस भाव या विचार या बिंदु को लेखक निबंध लिखता है, निबंध के अंत तक पाठक के मन में संतुष्टि का भाव जागृत होना चाहिए। अगर पाठक के मन में किसी तरह का जिज्ञासा भाव रह जाता है तो उसे निबंध को अपूर्ण माना जाता है। इसे निबंध के अवगुण के रूप में शुमार कर लिया जाता है। यानी जिस विचार को लेकर, जिस भाव को लेकर, जिस विषय को लेकर निबंधकार निबंध लिखता है वह पूर्ण होना चाहिए। अगर पाठक निबंध पढ़ने के उपरांत भी पाठक के मन में कुछ जिज्ञासा बनी रहती है, कुछ प्रश्नवाचक है, कुछ प्रश्न उठ खड़े होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह निबंध अधूरा है और वह निबंध का एक तरह का अवगुण है। रोचकता निबंध क्योंकि एक साहित्यिक विधा है, इसलिए उसमें रोचकता का तत्व निश्चित रूप से होना चाहिए। यह अलग बात है कि निबंध का सीधा संबंध बुद्धि तत्व से रहता है। फिर इसे ज्ञान की विधा नहीं कहकर रस की विधा कहा जाता है, इसलिए इसमें रोचकता होनी चाहिए, ललितता होनी चाहिए और आकर्षण भी होना चाहिए। निबंध का विषय प्राय शुष्क होते हैं, गंभीर होते हैं या बौद्धिक होते हैं। अगर निबंधकार इन विषयों को रोचकता के रूप में पाठक तक पहुंचाने में समर्थ हो जाता है तो इसे निबंध की पूर्णता और सफलता कहा जाएगा। निबंध की शैली, अब निबंध के लिए विभिन्न शैलियाँ है और प्रमुख शैली कौन कौन सी उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मुख्य रूप से निबंध की शैलियाँ है। पहली शैली है समास शैली। इस निबंध शैली में निबंधकार कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विषय का प्रतिपादन करता है। उसके वाक्य सुसंगठित और कसे हुए होते हैं। गंभीर विषयों के लिए शैली का प्रयोग किया जाता है। समास शैली वह शैली होती है जिसमें निबंधकार क्या करता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात कहता है, सुसंगठित शब्दों में। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हो गए, वो इस समास शैली के अंतर्गत भी आते हैं। व्यास शैली में इस तरह के निबंधों में लेखक तथ्यों को खोलता हुआ चलता है, उसे विभिन्न तर्कों और उदाहरणों के जरिए व्याख्यात करता चलता है। वर्णनात्मक, विवरणात्मक और तुलनात्मक निबंध में निबंधकार इस शैली का प्रयोग करता है। व्यास शैली वह शैली होती है जिसमें निबंधकार विषय को विस्तृत करके उदाहरणों के माध्यम से समझाता हुआ चलता है, वहाँ व्यास शैली होती है। तरंग या विक्षेप शैली, इस शैली में निबंधकार में एकान्विति का अभाव होता है। इसमें निबंधकार अपने मन की मौज में आकर बात कहता हुआ चलता है, पर विषय पर केंद्रित विषय रहता है। चौथी शैली है विवेचन शैली। इस निबंध शैली में लेखक तर्क वितर्क के माध्यम से, प्रमाण पुष्टि और व्याख्या के माध्यम से, निर्णय आदि के माध्यम से अपने विषय को बढ़ाता हुआ चलता है। इस शैली में लेखक गहन चिंतन के आधार पर अपना कथ्य प्रस्तुत करता चलता जाता है। विचारात्मक निबंधों में लेखक इस शैली का प्रयोग करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध इसी प्रकार की शैली में अंतर्गत आते हैं। व्यंग्य शैली, इस शैली में निबंधकार व्यंग्य के माध्यम से अपने विषयों का प्रतिपादन करता चलता है। इसमें उसके विषय धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि भी हो सकते हैं। इसमें रचनाकार किंचित हास्य का पुट देकर विषय को पठनीय बना देता है। शब्द चयन और अर्थ के चमत्कार की दृष्टि से इस शैली का निबंधकारों में विशेष प्रचलन है। व्यंग्यात्मक निबंध इसी शैली में आते हैं, जैसे हरिशंकर परसाई के निबंध इसी शैली में आते हैं। निगमन और आगमन शैली, और अंतिम शैली है निगमन और आगमन शैली। निबंधकार अपने विषय का प्रतिपादन करने की दृष्टि से निगमन शैली और आगमन शैली का प्रयोग करता है। इस प्रकार की शैली में लेखक पहले विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत करता है, फिर उसके बाद उस सूत्र के अंतर्गत पहले अपने विचारों को विस्तार के साथ व्याख्या करता है,
बाद में शुद्ध रूप में सार लिख देता है। आगमन शैली निगमन शैली की विपरीत होती है। इसके अतिरिक्त निबंध की कई अन्य शैलियाँ देखी जा सकती है, जैसे प्रलय शैली। इस प्रकार की शैली में निबंधकार कुछ बह के बाहों की विभंजना करता है। कुछ लेखकों के निबंधों में इस शैली को देखा जा सकता है। भावात्मक निबंधों के लिए कुछ निबंधकार विक्षेप शैली अपनाते हैं। धारा शैली में भी कुछ निबंधकार निबंध लिखते हैं। इस प्रकार कुछ निबंधकारों ने अलंकरण है, चित्रात्मक है, सूक्तिपरक है, धाराप्रवाह शैली का भी प्रयोग किया है। और महादेवी वर्मा के निबंध हम कह सकते हैं कि अलंकरण शैली के अंतर्गत आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। ये थी आज का विषय निबंध, निबंध के प्रमुख आवश्यक तत्व और निबंध की प्रमुख शैलियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।